हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर 11 कार्य और ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी। इसका आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा है वो कई प्रकार की होती है और आपके जो सिलेबस में कौन कौन सा दे रखा है तो उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ऊर्जा वैसे तो कई प्रकार की होती है। जैसे हम ऊर्जा के प्रकारों की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। बहुत सारी ऊर्जा के प्रकार हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, ऊर्जा कई प्रकारों में हमें प्राप्त होती है या कई रूपों में हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा होती है उसको सम्मिलित रूप से किस ऊर्जा के नाम से जाना जाता है? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा यह हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, या इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ईके से। किससे लिखते हैं? ईके से इसको लिखा जाता है। काइनेटिक शब्द ग्रीक के काइनेसिस से आया है। अब देखो इसमें नाम है काइनेटिक शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस किससे आया है? ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से आया है, जिसका अर्थ होता है गति। अब एक ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से बना है और जिसका अर्थ होता है गति। ये ध्यान में रखना, काइनेसिस ग्रीक भाषा का शब्द है, उससे काइनेटिक नाम बना और इसका शाब्दिक अर्थ होता है गति। ठीक है, अतः काइनेटिक एनर्जी का अर्थ होता है गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। अतः काइनेटिक ऊर्जा का अर्थ होता है गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। तो काइनेटिक ऊर्जा का अर्थ होगा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, या गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जैसे
एक चलती हुई कार जो है वो कार्य कर सकती है। क्या? एक चलती हुई कार क्या कर सकती है? कार्य कर सकती है। और एक तेज़ी से चलती हुई वस्तु किसी धीरे से चलती हुई वस्तु की अपेक्षा अधिक कार्य कर सकती है। जैसे मान लो तुलना करें, एक कार धीमे चल रही है और एक कार तेज़ चल रही है, तो जो वस्तु या कार है वो अधिक तीव्र गति से चलेगी, तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो अधिकतम होता है। और जो वस्तु धीमी गति से चलती है तो उस वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कम होता है। जैसे बंदूक से छूटी गोली, जैसे हम उदाहरण के रूप में लिखे, बंदूक से छूटी गोली है, बंदूक से छूटी गोली है, उसके साथ एक पंखे की घूमती हुई ब्लेड है, एक घूमता हुआ पहिया है, तेज़ी से चलती हुई हवा है, उसके साथ जैसे गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार एक तेज़ी से फेंका हुआ जो पत्थर है वो किसी वस्तु, जैसे कांच की कोई वस्तु है, उसको तोड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा जैसे कांच से टकराती है तो टकराने से कांच टूट जाता है। तो फेंका हुआ जो पत्थर होता है वो कांच को तोड़ सकता है। जैसे बच्चे पत्थर मारकर पेड़ पर आम अमरूद तोड़ते हैं, तेज से आती हुई पत्थर किसी जानवर या व्यक्ति को घायल कर सकती है। बंदूक से निकली गोली किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकती है। तो ये सब जो ऊर्जा के रूप हैं वो किस ऊर्जा के रूप हैं? गतिज ऊर्जा के रूप में होते हैं। एक तेज़ी से चलती हुई ब्लेड है, किसी चीज़ को काट सकती है। घरों में उपयोग किए जाने वाले मिक्सर ग्राइंडर की जो ब्लेड होती है उससे हम कोई भी वस्तु उसको पीस सकते हैं, खासकर जो सब्जियां वगैरह हैं, फल हैं, उनको पीस सकते हैं। तो वो मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड है, किसी वस्तु को काट सकती है। ठीक है। इसी प्रकार आंधी में तेज़ हवा से उड़ती हुई वस्तु किसी चीज़ को तोड़ सकती है या किसी जानवर या व्यक्ति को घायल कर सकती है। तेज़ गति से आंधी चल रही है तो इस आंधी में कोई वस्तु आ गई बीच में तो उसको तोड़ सकती है, उसको घायल कर सकती है। तो ये सब जो उदाहरण है वो हमें देखने को इसमें मिलते हैं। इसी के साथ साथ जैसे तेज़ हवा घरों को इसलिए क्षतिग्रस्त कर देती है क्योंकि चलती हुई हवा में ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा के कारण हवा क्या करती है? कार्य करती है, जिसके कारण यदि हवा की गति तेज है तो उससे कई घर है वो टूट सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार पवन ऊर्जा जो है वो चलती हुई हवा का प्रतिफल है और एक वस्तु जो गति में होती है उसमें ऊर्जा है और यही ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। जैसे कोई वस्तु गति में है तो उसके अंदर कोई ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा क्या कहलाती है? एक गतिज ऊर्जा कहलाती है और जिससे वस्तु क्या करती है? कार्य करती है। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब आता है किसी गतिशील वस्तु में कितनी ऊर्जा निहित होती है। किसी गतिशील वस्तु में कितनी ऊर्जा हो सकती है? तो कोई भी गतिशील वस्तु है वो किस गति से गति कर रही है, उसका वेग कितना है, किस वेग से गति कर रही है। और जितना वस्तु का वेग होगा तो जितना यदि वस्तु का वेग होता है तो उसमें उतना ही अधिक कार्य किया जाता है और उसमें उतनी अधिक क्या होती है? ऊर्जा होती है। अब अगला पॉइंट आता है, वो आता है गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। अब गतिज ऊर्जा का गणितीय प्रतिफल या गणितीय रूप हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं तो वो हमें इसमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, ध्यान रखना
माना एक वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है। कोई भी वस्तु है उसके लिए हमें गतिज ऊर्जा का गणितीय रूप प्राप्त करना है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान हमने क्या माना, m है। वह एक समान वेग u से गतिशील है। कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान m है और वह एक समान वेग u से गतिशील है जब उस वस्तु पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है, गतिशील है। जब उस वस्तु पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में, नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है, तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। अतः किया गया कार्य, जो कार्य किया जाएगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर F इंटू एस। इसको आप समीकरण 1 दे दो। माना वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसका वेग, माना वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसका वेग u से बढ़कर v हो जाता है। अतः तो जब कार्य होता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग प्रारंभ में क्या था, u था, उससे बढ़कर v हो जाता है। अतः जिसके कारण त्वरण a उत्पन्न होता है, जिसके कारण त्वरण a उत्पन्न होता है। अतः गति के तृतीय समीकरण से गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हमें किसका मान ज्ञात करना है, एक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम s का मान ज्ञात करें तो हम लिख सकते हैं 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो s बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में s का मान रखने पर समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से जब इसको हल करते हैं तो देखना इसमें ये s का मान यहाँ पे रख दो, तो w बराबर f इंटू एस की जगह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। तो ये समीकरण नंबर आप दे दो 3। ठीक है, अब उसके बाद में गति के द्वितीय नियम से, गति के
द्वितीय नियम से। तो गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? F बराबर ma। इसको आप समीकरण 4 दे दो। समीकरण 3 व 4 से तो F की जगह मान रख दो ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। ए से तो W बराबर क्या हो जाएगा? m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये कार्य 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। माना यदि वस्तु स्थिर हो, माना यदि वस्तु स्थिर हो तो u बराबर 0, तो W बराबर 1/2 m वी स्क्वायर प्राप्त होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 m वी स्क्वायर। अतः किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और यदि वस्तु स्थिर हो तो W बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर होता है। और ये किया गया कार्य जो है वो किस रूप में संचित होता है? गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें हैं इसमें ध्यान में रखनी है। अब हम इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह एक समान वेग u से गतिशील है। ठीक है, जब उस वस्तु पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। अतः किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस। माना वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसका वेग u से बढ़कर क्या हो जाता है? v हो जाता है, जिसके कारण त्वरण a उत्पन्न होता है। तो गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। समीकरण 1 व 2 से W बराबर F इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। तो गति के द्वितीय समीकरण से F बराबर ma होता है। तो 3 और 4 से जब हम हल करते हैं तो W बराबर ma, तो ये यहाँ मान रख दिया F की जगह और आगे ये का रख दिया, ऐसे कैंसिल हो गया। तो W बराबर 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये किया गया कार्य जो है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि वस्तु स्थिर हो तो u का मान 0 होगा, तो W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। और ये जो कार्य किया जाता है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है। इसलिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से जो है वो पढ़ा ऊर्जा के प्रकार, जिसमें हमने बेसिकली गतिज ऊर्जा के बारे में जाना और उसके साथ साथ हमने पढ़ा गतिज ऊर्जा के लिए गणितीय सूत्र की उत्पत्ति किस प्रकार की जाती है, ये हमने इस वीडियो में जाना। और हमारा अगला वीडियो होगा तो उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो गतिज ऊर्जा से रिलेटेड पूछे जाते हैं उसके बारे में हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं।